नया लेक्चर शुरू हो रहा है। पिछला टॉपिक हमने एंजाइम का पढ़ा था, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। को पहली से ग्रेड में काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसे आप याद रखना। और बाकी के छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। मेन इसका मेटाबॉलिज्म चलता है, जो कि हम आगे के लेक्चरों में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम मेन कवर करने वाले केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी आप एमबीबीएस में घुसते हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है। काफ़ी बार लोग गलत कर देते हैं, तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। काफ़ी सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, मतलब नहीं का मतलब नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी बार वाइवा में पूछ सकता है आपसे, जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन रहता है, कार्बोहाइड्रेट आर पॉली मतलब कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन और विच यील्ड दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये देता हूँ। यानी कि कार्बोहाइड्रेट आप ध्यान रखें, या पॉलीहाइड्रेट से एल्डिहाइड होगा ग्रुप में, या फिर कीटोन होगा। ये दोनों ही नहीं होंगे जो उसके हाइड्रोलाइसिस, जिसका भी कोई भी पर्टिकुलर ही मान लो, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई भी तत्व है, उसके हाइड्रोलाइसिस से यदि ये मिल रहा है, सिंपल सी बात है, तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में कंसीडर करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपको सीधे सीधे ऐसे ध्यान रखनी है। किसी भी जगह देखने को मिल जाएगी, वासुदेव में पढ़ते हो या कुछ और पढ़ते हो, इसमें देखने को मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले मोनोसेकेराइड आते हैं, पॉलीसेकेराइड आते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें ध्यान रखना कि एक यदि एक कार्बन मोनोसेकेराइड का मतलब यानी कि एक अलग सेपरेट है, कोई आपस में बॉन्डिंग नहीं है कार्बोहाइड्रेट की, तो उसे मोनोसेकेराइड कहेंगे। दो के आपस में बॉन्डिंग है तो डाइसेकेराइड कहेंगे। उससे ज़्यादा कि 2 से लेकर 10 तक की है तो उसे कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। और 10 से ज़्यादा है यानी पॉलीसेकेराइड कहा जाएगा शुगर में। ओलिगोसेकेराइड को पूछता नहीं है, मेन आपको मोनोसेकेराइड ध्यान रखने कौन कौन से रहते हैं। मोनोसेकेराइड फ्रुक्टोज ग्लूकोज वगैरह 6 कार्बन में, 5 कार्बन में राइबोज काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, राइबोज। और ट्राइबोज में आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है। तो 3 कार्बन में आते हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड काफ़ी आ जाता है, पूछा जाता है। 6 कार्बन में तो पता ही होगा ग्लूकोज रहता है। 5 कार्बन में आता है राइबोज। 4 कार्बन का देखें तो इरिथ्रो आ जाता है उसमें। इसे चॉइस है याद करने की, नॉर्मल हम इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा इस समय। तो ये इस प्रकार होता है। ग्लूकोज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमने थोड़ा बहुत बहुत। अब हम बात करेंगे सेपरेट इस तरीके से मोनोसेकेराइड्स के बारे में। मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज़ और उसके अलावा रिएक्शन वगैरह क्या क्या दर्शाती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। रिएक्शन मोनोसेकेराइड की बात करने चले तो आप सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ये कौन कौन सी रिएक्शन पॉजिटिव देती हैं। तो बेनेडिक्ट रिएक्शन पॉजिटिव देती हैं, प्रैक्टिकल में आप पढ़ेंगे।
बेनेडिक्ट रिएक्शन पॉजिटिव देते हैं, जिसमें क्या होता है, कैसे बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, 5 ml उसका लिया जाता है। हम सिंपल सी बात है, बेनेडिक्ट रिएजेंट लेते हैं, उसमें 5 से 6 बूंद हम यूरिन के सैंपल की डालते हैं, उसे से हीट करते हैं, तो उसके कलर कोडिंग के अनुसार उसे चेंज हो जाता है, उसमें लास्ट में से क्यूप्रिक एसिड बन जाता है, तो उसमें रेड कलर में चेंज हो जाता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर क्या होता है, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे ये बाकी आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में आप इसको प्रैक्टिकल के टाइम पे पढ़ेंगे। बेनेडिक्ट रिएक्शन पॉजिटिव देता है मोनोसेक्राइड्स। दूसरा आप बात करके चलें, वो और आती है ओसाजोन फॉर्मेशन। ये भी इसमें प्रैक्टिकल्स में आता है कि ओसाजोन फॉर्मेशन में बात करना है, जितने भी मोनोसेक्राइड आए हमारे सारे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, वो देते हैं हमारे, सिंपल सी बात है, नीडल शेप। तो असर डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड का ही बताया ना, डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स देते हैं इसमें नीडल शेप। या फिर मैं बात करूँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या बनाते हैं, नीडल शेप। उसके अलावा बात करके चले, मल्टोज क्या बनाता है, सनफ्लावर शेप। और लैक्टोज क्या बनाता है, हमारा पफ शेप। तो ये इसके डिफरेंशिएट रहते हैं कि क्या से जैसे अलग अलग तरीके के ओसाजोन बनाते हैं। मेन इसमें ध्यान रखना है, मोनोसेक्राइड नीडल शेप बनाते हैं। बाकी की इनको भी आप ध्यान रखते हैं कि पफ शेप कौन बनाता है, पफ शेप बनाता है हमारा लैक्टोज, और सनफ्लावर शेप बनाता है हमारा माल्टोज। ये चीज़ है। और सिंपल सी बात है, फिर इनके ऑक्सीडेशन की बात करें तो बेनेडिक्ट रिएक्शन तो पता ही लगी, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन आप बांध रखे चले चले, तो यदि इसका एल्डिहाइड ग्रुप यदि ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा का एल्कोहल वाला ग्रुप है वो सेम बना रहे, तो उसको हम कहते हैं एक तरीके से एल्डोइक एसिड कहते हैं। चेंज किसमें आया है, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो क्या बनेगा हमारा, एल्डोनिक एसिड। एल्डोनिक एसिड के एग्जाम्पल क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड को अलग करेंगे। एग्जाम्पल है ग्लूकोनिक एसिड। ये चेंज किस में आया है, हमारे एल्कोहल वाले में। खाली एल्कोहल वाले में चेंज आया तो क्या बनेगा हमारा, सिंपल सी बात है, यूरोनिक एसिड। जैसे हम मुझको पॉलीसेकेराइड में पढ़ेंगे, यूरोनिक एसिड और किसके बात करें, ग्लाइकोसामाइन से मिलके बनाया होता है मुझको पॉलीसेकेराइड्स, तो यूरोनिक एसिड बनता है, जिसमें एग्जाम्पल आता है ग्लूकोरोनिक एसिड। यदि बोथ हो जाए, यदि दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो जाए, बोथ ऑक्सीडाइज, तो क्या बनेगा हमारा, सैकरिक एसिड बनेगा। ये चीज़ और ध्यान रखनी है। तो एक तरीके से ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ख़त्म हुई। फिर हम आते हैं किस पे, परफ्यूरल वाले पे। बाकी एक एक रिएक्शन के बारे में बात करना, चलो ठीक है सर, सारी रिएक्शन पे बात कर लेंगे। फिर सिंपल सी बात है, फिर आती है हमारी परफ्यूरल पे। ऐसे उतनी ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो मैं, परफ्यूरल में क्या होता है कि जब भी इसको कंसनट्रेटेड ऐसे फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, जिसका कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है और 3 मॉलिक्यूल इसके वाटर के निकल जाते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन कर रहे हैं इसमें, खाली डिहाइड्रेशन होता है, इससे परफ्यूरल बन जाता है। तो इसमें मतलब कि प्रोडक्ट में ऐसा कुछ खास चेंज आता नहीं, कोई जुड़ना वगैरह होता है, रिएक्शन हो नहीं रही, बस खाली कि वो प्रोडक्ट के संगठन में वाटर के सिंपल से आता है, उसकी कमी हो जाती है। तो इधर परफ्यूरल डेरिवेटिव इसमें मान के चलें, इसमें होता है एक तरीके से डिहाइड्रेशन होता है।
3H2O रिमूव हो जाते हैं। ये होता है परफ्यूरल डेरिवेटिव में। फिर रिडक्शन आ गई, क्योंकि सिंपल था ऑक्सीडेशन पड़ी थी, उसमें रिडक्शन भी आया। रिडक्शन की बात करके चले तो उसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन में सबसे बड़े कहाँ रिडक्शन होने की संभावना होगी, सिंपल सी बात है, कहाँ पे होगी, एल्डिहाइड ग्रुप पे, क्योंकि बाकी तो सिर्फ जगह एच जुड़ा हुआ ही है। रिडक्शन एल्डिहाइड ग्रुप पे होता है, और रिडक्शन की वजह से क्या बनता है, ग्लूकोज से क्या बनता है हमारा, सॉर्बिटॉल बनता है। किसमें होगा, एल्डिहाइड ग्रुप पे होगा ये, और जगह तो है नहीं है रिएक्शन करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, सॉर्बिटॉल में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सॉर्बिटॉल पता होना चाहिए। सॉर्बिटॉल किससे बनता है, रिडक्शन से बनता है, ग्लूकोज के। ये चीज़ होती है। फिर हम और आए हैं किस पे, एमाइन शुगर्स पे आए, मतलब मेन टॉपिक से बात कर रहा हूँ, एमाइनो शुगर। एमाइनो शुगर्स की बात करके चले तो एमाइनो शुगर्स में क्या होता है कि वो सेकंड ग्रुप में चेंज आता है इस तरीके से, और वहाँ पे क्या जुड़ जाता है, हमारा एमाइनो एसिड ग्रुप हो जाता है। एमाइनो ग्रुप एडेड हो जाता है हमारा रिएक्शन में, और किस पे जुड़ जाता है हमारा, सेकंड कार्बन पे। ये चीज़ ध्यान रखना, किस पे जुड़ रहा है, हमारा सेकंड कार्बन ग्रुप पे जुड़ रहा है, इससे कहते हैं एमाइन कहेंगे, जैसे ग्लूकोज अमाइन, गैलेक्टोज अमाइन, ये बन जाता है इससे। और यदि ये सिंपल सी बात है, यदि फर्दर एसिटाइलेट हो जाता है तो इसलिए एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बन जाता है, जिसके मैं जैसे एग्जांपल लिखूँ, एमाइन शुगर के ग्लूकोसामाइन, ये इसके एग्जांपल रहते हैं ये। और सिंपल सी बात है, और क्या बनेगा इससे, सिंपल सी बात है, यदि फर्दर एसिटाइलेशन होता है तो क्या बनता है हमारा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये इसको पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य सिंपल सी बात है, दो जब चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड वाला टॉपिक ही पूछा जाता है मेन क्वेश्चन, तो इसमें ये तो छोटी छोटी चीज़ें का पूछी जाएंगी। तो उसमें मोनोसेक्राइड वाले में पूछा क्वेश्चन आता है, तो उसमें किस किस से बनते हैं, तो वो सिंपल सी बात है, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन से बनता है, और सिंपल सी बात है किससे बनता है, वो बनता है यूरोनिक एसिड से। तो काफ़ी बार लोग कन्फ्यूजन हो जाते थे, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्रिएटिनिन में भी डलता है, टर्मेटिन सल्फेट वगैरह होती है उसमें भी आता है, कॉन्डोनिन सल्फेट, हाइलोरोनिक एसिड। तो सिंपल सी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बनता किस प्रकार है, तो ये मैं बता दूँ, ये ग्लूकोसामाइन है जिसका फर्दर एसिटाइलेशन हो गया था, उससे ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बन गया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं पढ़ाने का उद्देश्य ये रहता है कि आपको जो चीज़ें मैं मेन चीज़ें आपको फेमिलियर लगें, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल सी बात है इन पे आएगा नहीं, क्योंकि छोटी छोटे टॉपिक हैं, तो इसलिए वो चीज़ आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ आपको फेमिलियर लगनी चाहिए, ये चीज़ को बताने का उद्देश्य है। तो इसी का हमारा अब मोनोसेक्रेट्स लगभग ख़त्म हो चुके हैं। फिर हम आते हैं हमारे डाइसेक्रेट्स पे। काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे रहे होंगे, शायद आप बहुत किताब से चेंज करेंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं की बात करेंगे। खासकर मैं तो जो काफ़ी नहीं इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा दिए, तो ये मैक्सिमम से भी ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखें, ज़्यादा टॉपिक पढ़ने का प्रयास करना है। तो इसमें सिंपल सी डाइसेक्रेट में बात की जाए तो रिड्यूसिंग शुगर रहती है, लैक्टोज रहती है, माल्टोज रहती है, और माल्ट रहती नहीं है, बाकी सुक्रोज रहती है, नॉन रिड्यूसिंग रहती है। वैसे पहले मैं बताया था उससे गलत स्पेसिफिकेशन में, ये तो नॉन रिड्यूसिंग रहती है। नॉन रिड्यूसिंग में आती है हमारे मेन सुक्रोज। सुक्रोज किससे बनी होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। और सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग की बात करें चलें, रिड्यूसिंग में आते हैं हमारी लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनी होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से।
ये त्रिप्रकार से बनी रहती हैं ये। इनका फॉर्मेशन की बात करें, और उसके अलावा आती है दूसरी हमारे माल्टोज। ये किससे बनी होती है? हमारी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनी होती है। काफ़ी मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, अपने पढ़ी होंगी, ऐसे कुछ खास बताने वाली है नहीं। ये पूरा टॉपिक ही ऐसा है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सारा चीज़ें आपको पता ही होंगी, इसलिए इसमें तो कुछ खास क्वेश्चन वो पूछता भी नहीं है। तो इसलिए ये होता है ग्लूकोज कैसे बनता है, गैलेक्टोज वगैरह इन सब चीज़ों से हमारी बन जाती है। तो ये एक तरीके से हमारा छोटा छोटा हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया एक तरीके से इसके बारे में, इसके बारे में। अब बात करके चले हम सिंपल सी बात है, इसमें कुछ खास क्वेश्चन आते हैं नहीं है, बेस आपको बॉन्ड पता होना चाहिए। 1414 वाला बॉन्ड डलता है इसमें ज़्यादातर, जो सिंपल सी बात है। और सुक्रोज में बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें अलग बॉन्ड 16 बॉन्ड आ जाता है। बाकी की सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ खास अंतर है नहीं है। इसमें सिंपल बात है कि नॉन रिड्यूसिंग क्यों रहती होगी, सिंपल सी बात है, इसमें वो चीज़ नहीं बचेगी। सिंपल सी बात है, जो इसमें फ्री ग्रुप वो जो होता है, सिंपल सी एल्डिहाइड या एल्कोहल वाला ग्रुप होता है जो पॉजिटिव देता है, वो सिंपल सी बात है इसमें नहीं बचता है, वो बॉन्ड बना देता है, इसलिए इसमें नहीं बचती, इसलिए ये चीज़ रहती है। लैक्टोज में क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो सिंपल सी बात है, तो लैक्टोज जो एस्ट्रोजन में कौन सा प्रोड्यूस करता था, लैक्टोज हमने पढ़ा था वो था पफ, पाउडर पफ वाला था। तो वो पाउडर पफ वाला जो होता है वो सिंपल सी बात है छुईमुई के प्लांट को रिजेंबल करता है। तो रिजेंबल छुईमुई के प्लांट या हेजिडॉग या टच मी नॉट वाले प्लांट को रिजेंबल करता है। देख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इसे ओसा। ये चीज़ आती है। अब सिंपल सी बात है, मेन हम बात करने वाले हैं हम पॉलीसेकेराइड पे, जो मतलब मेन हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। पॉलीसेकेराइड में बात करी चलें तो आपने पता होगा स्टार्च हमने पढ़ा होगा, सेल्यूलोज पढ़ा होगा, ग्लाइकोजन पढ़ा होगा। तो ये आते हैं मेन मेन टॉपिक। बात कर चला, सबसे पहले आ रहा है हमारा होमोपॉलीसेकेराइड, फिर बाद हमारे बात करेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड पे। सबसे पहले हमारे आ रहे हैं होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में हमारा सबसे पहले आता है हमारा स्टार्च। स्टार्च सबसे इम्पोर्टेंट है, ये किससे बनता होता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से मिलके बना रहता है। इसमें दो श्रृंखलाएं रहती है ग्लूकोज में की, सिंपल सी बात एक तो रहती है हमारी, सिंपल सी बात है, सिंपल ये सारे मतलब एक ब्रांच एक तरह से ग्लूकोज से मिलके बनी रहती हैं, लेकिन इसमें जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। जैसे सिंपल सी बात है, स्टार्च जो होता है उसमें तो एमाइलोज भी रहता है और एमाइलोस्पेक्टिन भी रहता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो उसमें अमाइलोस्पेक्टिन जैसे ही रहता है, बस वो ब्रांच होता है, कोई सिंपल होता है अमाइलोज नहीं है। और सेलुलोज बात की जाए उसमें अमाइलोज ही रहता है, खाली मतलब सिंगल लाइन चलती है। तो सिंपल सी बात है, स्टार्च बात करें जाए तो उसमें दोनों चीज़ें मिलेंगी हमारी, ये तो एमाइलोज मिलेगा, भाई क्या है, तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। एमाइलोज में बात करते हैं 1,4 बॉन्ड रहता है, अल्फा 1,4, उसमें वन बात है अल्फा 1,6 बॉन्ड रहता है, और क्या रहता है, ब्रांचिंग रहती है, इसमें नो ब्रांचिंग रहती है। इस प्रकार इस पे बनते हैं। और सिंपल सी बात है, और स्टार्च की बात करें चलें तो उसमें डेक्स्ट्रिन बनता है, जो कि सिंपल सी बात है एक आता है हमारा डेक्स्ट्रिन स्टार्च वाले टॉपिक में, तो जो कि हाइड्रोलाइसिस के प्रोड्यूस होता है। स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एमाइलोडेस्ट्रिन, इसके सबसे बड़ी इसमें स्टार्च में एक और प्रॉपर्टी आती है कि ये ब्लू कलर देता है आयोडीन के संग।
तो डेस्टिन ध्यान रखना, डेस्टिन में दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा छोटा पार्शियल लेवल पे सिंपल हाइड्रोलाइसिस किया जाता था, एमाइलोडेस्टिन बनता है पार्शियल लेवल पे। और थोड़ा सा हाईवे लेवल पे किया जाता हो तो एरिथ्रोडेस्टिन बन जाता है। ये क्या देता है, हमारा वायलेट कलर देता है, ये देगा हमारा रेड कलर आयोडीन के संग। ये होता है इसमें, ये होता है नो पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, ये पॉजिटिव दे देता है। ये नोट पॉजिटिव या नेगेटिव कह देता हूँ, नेगेटिव पे बेनेडिक्ट, ये पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट दे देता है। ये इसका पैटर्न रहता है एमाइलोडेस्ट्रिन और एरिथ्रोडेस्ट्रिन का, ये चीज़ें रहती है। उसके अलावा और बात करके चलें ग्लूकोज पे आते हैं हम, मतलब कि ग्लूकोज के ग्लाइकोजन पे आते हैं। तो होता है एनिमल फैट के रूप में होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मोर ब्रांच रहता है और किसका कार्य मिलता है इसमें, 1,6 बॉन्ड तो मिलेगा इसमें, 1,6 1,4 बॉन्ड, ये चीज़ रहती है। फिर आते हैं लास्ट हमारे सेल्यूलोज पे, ये किस में रहता है, हमारे डाइटरी फाइबर में। मेन का डाइटरी फाइबर होता है, बल्क बनाता है। डाइटरी फाइबर का क्या काम होता है, बल्क बनाने का, बल्क ऑफ स्टूल बनाने का काम होता है इसका। ये होता है इसमें नो ब्रांचिंग नहीं रहती, इसमें ब्रांचिंग तो रहती नहीं है, तो इसमें खाली बस बीटा वाला बॉन्ड मिलता है, ध्यान रखना, बीटा 1,4 लिंकेज मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें कौन सा लिंकेज मिलता है, बीटा 1,4 लिंकेज मिलता है, अल्फ़ा वाला नहीं मिलता है इसमें, बीटा 1,4 लिंकेज मिलता है। उसमें छोटे मोटा आता है इनोलिन आता है, जो कि सिंपल से आता है फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, जो कि GFR एस्टिमेशन में यूज करते हैं हम। डेस्ट्रान बात कर चलें, डेस्ट्रान जैसे डेस्ट्रन आगे डेस्ट्रान भी आता है, तो सिंपल सी बात है ये ब्रांच होमोपॉलीमर होता है, जो कि सिंपल सी बात है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इनोलिन पता ही होगा, डेस्ट्रान आता है, किसमें यूज किया जाता है ये ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। हेटर ये तो इसलिए हमारे ख़त्म हो गए होमोपॉलीसेकेराइड। फिर आता है हमारे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में काफ़ी मतलब वेरिएशन मिलता है, इसमें ग्लूकोज गैलेक्टोज वगैरह सब मिल जाते हैं, जिसमें एग्जांपल ध्यान रखना एगार हाइलोनिक एसिड, बाकी इसमें एजार के एग्जाम्पल ध्यान रखो, बाकी बच्चों के आ जाता है हमारे म्यूकोपॉलीसेकेराइड में। तो मेन हमारा टॉपिक आ रहा है हमारा म्यूकोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड आप कुछ भी पूछा एग्जाम्पल ध्यान नहीं हो, म्यूकोपॉलीसेकेराइड ही बोल देना, वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो मेन टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, वो आता है हमारा म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बात करी चलें तो किससे बना होता है, ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन से बना होता है। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन इसमें यानी कि अमाइनो शुगर वाला था, ग्लाइकोसामीन ग्लाइकोसामीन वो रहते हैं, प्लस यूरोनिक एसिड मैंने पढ़ाया था उसमें, यूरोनिक एसिड उसके कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें मेन आता है हमारा डी ग्लूकोरोनिक एसिड, ये आता है मेन। तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है ये, इसका नाम। फिर हम सबसे पहले हम बात करके चले हैं ग्लूकोसामाइन में, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से कौन कौन से बनते हैं, थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगी। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से आता है हमारा हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बनता ही है, प्लस क्या आ जाता है इसमें
ग्लूकोरोनिक एसिड आ जाता है, जो कि सिंपैथी वाले में बताया था, डी ग्लूकोरोनिक एसिड, जो कि सिंपैथी वाले किस में रहता है, हमारे साइनोवियल फ्लूइड में रहता है। और किस में काम आता है, इसमें लुब्रिकेंट में काम आता है। इसके अलावा क्या आता है, हमारा कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट आता है, इसमें भी यही होता है और इसमें भी यही होता है, तरीके सेम कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से। किसमें आता है, कॉन्ड्रोइटिन समझ जाए कार्टिलेज में रहता है, इसमें ये आता है शेप स्ट्रक्चर में यूज होता है। तीसरा हम आता है डर्माटिन सल्फेट। डर्माटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट की बात करें चले तो इसमें बस ये तो रहेगा, ऊपर का एन एसिडाइल ग्लूकोसामिन प्लस आ जाता है, इसमें एल आयोडूरोनिक एसिड आ जाता है। ये सिंपैथी वाले इसका स्किन में पाया जाएगा और शेप स्ट्रक्चर रहेगा। फिर आता है हमारा हेपेरिन, जो कि मतलब सिंपैथी वाले ग्रुप चेंज हो गया, हमारा दूसरा आ गया हेपेरिन, जिसमें आ रहा है हमारा एन एसिडाइल ग्लूकोसामिन आया, ग्लूकोसामिन ही आ रहा है नॉर्मल। और इसमें ग्लूकोरोनिक एसिड भी आ जाता है, इसमें कॉम्बिनेशन में ग्लूकोरोनिक एसिड चल ही रहा है। हेपेरिन किस में बताया था, मास्ट सेल में बनता है मेन, और लंग्स स्किन में ही बन जाता है, स्किन ब्लड वगैरह, मतलब हाँ मेन क्या रहती है इसकी, एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टी रहती है। और इसके वाला बात करके चले, लास्ट हमारा होगा केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट की बात करें चले तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन रहता है, लेकिन इसके साथ ध्यान रखना कोई भी वो नहीं रहेगा, हमारा ग्लूकोसामिन मिल जाता है, इसमें ग्लूकोरोनिक एसिड जोड़ रहते हैं, यूरोनिक एसिड रहते हैं, प्लस नो यूरोनिक एसिड रहता है। कौन सा क्या मिलेगा इसमें, गैलेक्टोज मिलता है नॉर्मल। तो यूरोनिक एसिड इसमें नहीं रहता, ये ध्यान रखना, नो यूरोनिक एसिड। किसमें काम आता है, कॉर्निया में। तो इस प्रकार हमारा लेक्चर खत्म हुआ।